नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज एक दिवसीय अजमेर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 की विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज एक दिवसीय अजमेर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह बजट उन्हीं सोच का प्रतिबिंब है। डिप्टी सीएम ने बताया कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, विज्ञान और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को सुलभ बनाने के लिए 17 आवश्यक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दिया कुमारी ने कहा कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की है। देश में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही हर जिले में बालिका छात्रावास कॉलोनी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो एक बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी कई प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि बजट में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा बजट में भारत के सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। मीडिया से बातचीत से पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व राज्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। को पूरा करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन आदि सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत इस बजट में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण और 5 मेडिकल हब बनाने, कैंसर की 17 आवश्यक दवाइयों को में कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा कर सरकार ने आमजन को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की ओर कदम बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सुविधाएं देने हेतु 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स तथा हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। विश्व के सबसे युवा देश भारत के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा इस बजट में की गई है। इस बजट में पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। 20 विशेष पर्यटन स्थलों की स्थापना, खगोल विज्ञान को बढ़ावा, 10,000 गाइडों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
पूर्वोत्तर के 5 पर्यटन स्थलों का विकास तथा बौद्ध सर्किट की स्थापना भी की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित टूरिज्म सेक्टर का विकास, पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस तो मैं श्री हेम सिंह भडाना जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के निधन के समाचार प्राप्त हुए हैं, जो कि अत्यंत दुखद है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सभी बहुत ही, मुझे लगता है पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया था जब वो मंत्री थे। मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अजमेर में केंद्रीय बजट, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है और जो बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका विकास को बल देता है। इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। बजट के आधार 3 कर्तव्य। कर्तव्य 1, तेज और सतत आर्थिक वृद्धि। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है, जिसके तहत प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स योजना का विस्तार 40,000 करोड़ की लागत से किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने माहेश्वरी सेवा समिति भवन, रेम्बल रोड स्थित वार्ड संख्या 67 के कृष्णगंज क्षेत्र में नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने माहेश्वरी सेवा समिति भवन, रेम्बल रोड स्थित वार्ड संख्या 67 के कृष्णगंज क्षेत्र में नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन किया। इसमें महेश्वरी सेवा सदन मार्ग, श्याम मेडिकल स्टोर से रेम्बल रोड, सावित्री चौराहा से आयुर्वेद निदेशालय के सामने तक तथा विश्व हिंदू परिषद कार्यालय क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं। इसके पश्चात उन्होंने बड़ी नागवानी, गोपाल कुंड गौशाला क्षेत्र से महावीर कॉलोनी, पुष्कर रोड तक प्रस्तावित नाला निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस परियोजना पर 351.20 लाख रुपए की लागत आएगी तथा नाले की कुल लंबाई लगभग 800 मीटर होगी। देवनानी ने कहा कि इस नाले के निर्माण से वार्ड संख्या 5 सहित आसपास के लगभग 5 वार्डों के लंबे समय से चली आ रही जल भराव, गंदे पानी के बहाव और दुर्गंध की गंभीर समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। इससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हाथीभाटा में गैस आधारित GSS, लेपर्ड सफारी, साइंस पार्क, तारागढ़ का विकास, राजकीय भवनों का आधुनिकीकरण तथा हाथीखेड़ा में सैनिक स्कूल की स्थापना जैसे कार्य अजमेर को नई पहचान देंगे। शहर के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित हो रहा सिंह द्वार अजमेर के सौंदर्य में वृद्धि करेगा। वार्ड 67 में 4 सड़कें
जो काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त थी, उन सड़कों के निर्माण का हमने श्री गणेश किया है, जिनकी लगभग कीमत लागत 80 लाख के आसपास है। मैं समझता हूँ ये लगातार विकास के काम अजमेर उत्तर में हो रहे हैं, तो जो कहता था वो हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ अजमेर के इस वार्ड में अब तक लगभग 4 करोड़ के काम पूरे हो गए। तो ऐसा कोई अजमेर उत्तर का वार्ड शायद ही होगा जहाँ कहीं करोड़ से काम कम हुए हों। तो कुछ वार्ड तो ऐसे जहाँ 10 करोड़ 15 करोड़ तक के भी काम हुए। फिर ये विकास की गंगा लगातार बह रही है। अजमेर नए अजमेर के निर्माण में आगे बढ़ चला है। इसके अलावा भी अजमेर उत्तर में और क्षेत्र के अंदर बहुत सारी बातें विकास के काम जिनकी लागत लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ तक की है, उनके काम हम लोग कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये निरंतर विकास की प्रक्रिया। मनरेगा दिवस के अवसर पर मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत सोमवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जालोर सिरोही लोकसभा प्रत्याशी एवं मनरेगा बचाओ संग्राम के जिला प्रभारी वैभव गहलोत के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मनरेगा दिवस के अवसर पर मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत सोमवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जालोर सिरोही लोकसभा प्रत्याशी एवं मनरेगा बचाओ संग्राम के जिला प्रभारी वैभव गहलोत के नेतृत्व में संपन्न हुआ। धरने को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की राज्य सरकारें पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का आर्थिक बोझ राज्यों पर डालकर गरीबों से उनका रोजगार और रोटी छीनने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसके बजट में कटौती कर रही है। गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हालिया प्रस्तुत बजट पर निराशा जताते हुए कहा कि इस बजट में अजमेर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर से केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद शहर के लिए कोई बड़ी या उल्लेखनीय योजना नहीं लाई गई। कम से कम 2 केंद्रीय योजनाएं तो अजमेर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यह धरना अजमेर शहर एवं अजमेर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर मनरेगा को मजबूत करने की मांग की। मैंने कहा कि प्रदेश में 2 साल हो गए भाजपा सरकार को, अभी तक ऐसा कोई ठोस काम धरातल पे नहीं आया। पुराने कामों को पीछे काटने जा रहे हैं। वो एक काम ये बता कानून व्यवस्था आप सबके सामने और बजट घोर निराशा है प्रदेश की जनता के साथ। अजमेर में विशेष तौर पर बात करूँ, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद मतलब मंत्री अगर केंद्र में होता है तो उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि वो कम से कम अपनी 21 सरकार से जब वो मंत्री रहे की शपथ दे रखी है, तो उन्होंने कम से कम कोई एक योजना तो गिनाने के 2 योजना तो यहाँ पे लाके बताते अजमेर की जनता को। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जनता के बीच में जाके जो बातें हमारी हैं उसको रखें और ये खुद जनता समझ रही है, मजबूत समझ रहे हैं। इस तरीके से षड्यंत्र करके सरकार देने की जिस सोच के साथ इस योजना को चालू किया गया, उसको आज नहीं तो कल ये बंद करने के खिलाफ हम ये कहना है। अच्छा, नगर निकाय के चुनाव अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आप सब मानते हैं कि कुछ ये कोर्ट के दबाव में अब इनको घोषणा करनी पड़ेगी आने वाले समय में। ये कोर्ट का दबाव था, इनको जो इतने लंबे समय से चुनावों को टाला जा रहा था, अब कोर्ट के दबाव में ही सही, मगर अब ये काम पूरा किया जाए। तो बिल्कुल मेरे को जिस तरह से माहौल यहाँ पे लग रहा है, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ एक अच्छा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर शहर के कुंदन नगर स्थित परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पलटन बाजार, कुंदन नगर व कालू की ढाणी स्थित आसपास के क्षेत्रवासियों ने इस हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। अजमेर शहर के कुंदन नगर स्थित परमवीर मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पलटन बाजार, कुंदन नगर व कालू की ढाणी स्थिति आसपास के क्षेत्रवासियों ने हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। राजपूत छात्रावास में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पहुंचे संतों द्वारा सभा संबोधित किया गया। इससे पूर्व यहां छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। इससे पूर्व कालू की ढाणी में पलटन बाजार सहित कुंदन नगर के क्षेत्रवासियों की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन के मौके पर वाहन रैली व कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें महिला, पुरुष व बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और राजस्थानी परिधान में रंग बिरंगी वेशभूषाओं से सजी धजी महिलाओं ने अपने सिर पर कलश लेकर इस भव्य कलश यात्रा में पैदल चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वाहन रैली में युवक केसरिया ध्वज अपने हाथों में लेकर चल रहे थे। इस दौरान भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे थे और देशभक्ति गीतों पर महिलाएं नृत्य करती हुए नजर आई। यह वाहन रैली व कलश यात्रा पलटन बाजार, कालू की ढाणी व कुंदन नगर सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए परमवीर मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास पहुंची, जहां यह वाहन रैली व कलश यात्रा एक धर्म सभा में परिवर्तन हुई। इस दौरान यहां पहुंचे साधु संतों द्वारा धर्म सभा को संबोधित किया और इस सभा में मौजूद लोगों ने सलेमाबाद वाले श्री जी महाराज से आशीर्वचन प्राप्त किए, जहां पूरे आयोजन में धार्मिक उत्साह और एकता का वातावरण देखने को मिला। कुंदन नगर, पलटन बाजार और कालू की ढाणी, इन तीन बस्तियों का एक साथ यहाँ परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस हिंदू सम्मेलन में एक समाज में एक नई चेतना का प्रादुर्भाव होगा, नई ऊर्जा का संचालन होगा और समाज एक प्रकार से एकत्रित होकर के अपनी शक्ति का एहसास करते हुए, स्वबोध करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसको लेकर के सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, हमारी यात्राएं प्रारंभ हो चुकी है, वो शीघ्र ही यहाँ स्थान पे पहुंचेगी और यहाँ आने के बाद में फिर धर्म सभा का सम्मेलन होगा, धर्म सभा आयोजित होगी। उस धर्म सभा में हमारे संतों का आशीर्वचन प्राप्त होगा और इस समाज जिस दिशा में जा रहा है, समाज जिस चेतना का अनुभव कर रहा है, उसको लेकर के विस्तृत चर्चा होने वाली है। और विराट हिंदू सम्मेलन के लिए कुंदन नगर, पलटन बाजार और कालू की ढाणी से हम लोग रैली निकाल कर, वाहन रैली पलटन बाजार और कालू की ढाणी से निकलेगी और कलश यात्रा बाबूजी के मंदिर से यहाँ राजपूत शहीद मेजर शैतान सिंह छात्रावास पर तक आएगी। श्री जी महाराज का पदार्पण होगा, उनके आशीर्वचन रहेंगे। और इस यात्रा में कितने महिला पुरुष शामिल हैं? इस यात्रा में लगभग 350 से 500 की महिला के होने की संभावना है। अभी वहां से जो रवाना हुई है तो 150 महिलाएं रवाना हो चुकी हैं। प्रवचन होंगे उनके। आदर्श नगर रेलवे फाटक गेट नंबर 3 पर प्रस्तावित 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। इस परियोजना के तहत बड़ी संख्या में आवासीय मकानों को तोड़कर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही है, जिसे क्षेत्रवासी पूरी तरह गलत और अव्यवहारिक बता रहे हैं। आदर्श नगर रेलवे फाटक गेट नंबर 3 पर प्रस्तावित 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। इस परियोजना के तहत बड़ी संख्या में आवासीय मकानों को तोड़कर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही है, जिसे स्थानीय लोग पूरी तरह गलत और अव्यवहारिक बता रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रस्तावित आरओबी के कारण कई परिवारों के मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से ध्वस्त होने की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को गंभीर सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय निवासियों के अनुसार आदर्श नगर रेलवे फाटक एलसी नंबर 3 पर ट्रैफिक दबाव अधिक नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर व्हीकल यूनिट मात्र लगभग 2,68,632 है, जो 4 लेन आरओबी निर्माण के निर्धारित मापदंडों से काफी कम है। ऐसे में यहाँ 2 लेन आरओबी ही पर्याप्त माना जाता है। क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया
कि इस मार्ग से आगे स्थित सुभाष नगर रेलवे फाटक LC नंबर 1 पर हाल ही में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, जहां भी वाहनों का दबाव अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद आदर्श नगर गेट नंबर 3 पर 4 लेन ROB बनाने का निर्णय समझ से परे है। लोगों का कहना है कि यदि इस योजना को लागू किया गया तो न केवल क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी होगी, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए का अतिरिक्त खर्च और मुआवजा राशि वहन करनी पड़ेगी। अनुमान के अनुसार इससे केंद्र व राज्य सरकार पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक भार पड़ेगा, जो जनहित और वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर आज आदर्श नगर क्षेत्र के निवासियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परियोजना पर पुनर्विचार करने तथा आवासीय मकानों को नुकसान पहुंचाए बिना किसी वैकल्पिक मार्ग या समाधान निकालने की मांग की गई है। आदर्श नगर बाड़िया रेलवे गेट नंबर 3 के क्षेत्रवासी बाड़िया, अम्बेश्वरी कॉलोनी, विज्ञान नगर 3 वार्ड इसके अंदर जो आ रहे हैं, पूर्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है ब्रिज की यहाँ पर ऑनलाइन जो है उद्घाटन किया गया था, पर इसमें धीरे धीरे जाकर के आगे जाकर के इसमें परिवर्तन किया गया और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम क्षेत्रवासियों को ये सूचना मिली है कि इस जो है ब्रिज को जो है 4 लेन किया जा रहा है और उस 4 लेन के अंदर कभी भी सरकार जो है 197 संपत्तियों को अवाप्त कर सकती है, जिससे हमारे क्षेत्रवासी जो मेहनत कश लोग हैं, जो रात दिन मेहनत कर करके कमा करके खाते हैं, अगर उनकी जो है आशियाने उजड़ गए, मैं ये नहीं कहता, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, पर मैं आप मीडिया के माध्यम से माननीय सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ये जो प्रोजेक्ट तैयार करा है, ये ड्राफ्ट तैयार करा है, आज हमने विधायक महोदय से भी निवेदन किया था, हमने उन्हें भी ज्ञापन दिया है, उन्हें भी ये विचार करने के लिए हमने कहा है कि आप पुनर्विचार करिए और कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग निकालिए जिससे हमारे आशियाने भी बचे रहे और सरकार का जो बजट है उसमें भी बचाव हो सके। वहां पर सरकारी जगह है टोशनीवाल के पास में और कुछ खुली जगह भी है, हाँ बिल्कुल, वहां से सरकार को बजट भी कम लगेगा ये जो ब्रिज बनाने में, और हमारे जो 197 संपत्तियां जारी है हम क्षेत्रवासियों की, उनके आशियाने भी बच सकते हैं। और एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी योजना चला रहे हैं, गांवों में, शहर में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आप मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो योजना है बहुत अच्छी योजना है कि आप गरीबों को आवास दिला रहे हैं, पर मैं आप मीडिया के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम भी आपकी जनता हैं, इस देश की जनता है, इस राज्य की जनता है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो 197 संपत्तियां हैं वो हमारा आशियाना उजड़ने से बचे। आप ऐसा कोई वैकल्पिक मार्ग निकालिए जहां पर सरकारी जगह है, वहां खुला स्थान भी है, वहां पर सरकार का कम बजट लगेगा और अच्छा काम भी होगा, हम भी संतुष्ट होंगे और सरकार को भी फायदा होगा। आप मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर हम ये चाह रहे हैं पुनर्विचार करें और इसका वैकल्पिक मार्ग निकाले। और अगर वहां पर अंडर ब्रिज बना, ऊपर की तरफ पहाड़ियां हैं, सारा पानी, कम से कम बारिश आती है तो 15 दिन तक वो पानी चलता है, 1 महीने तक पानी चलता है और वहां पर सेजे चलते हैं, तो वो अंडर ब्रिज बनाने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा वहां पे। तो हमने आज विधायक महोदय को भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि SDM साहब ने तो ये कहा है कि हम फॉरवर्ड करेंगे, बिल्कुल आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। और विधायक महोदय से भी हमने विनम्र आग्रह किया है कि हम आपकी जनता है, हम आपको वोट देते हैं, तो हमारा आशियाना उजाड़ने से बचाएं और आप ऐसा कोई वैकल्पिक मार्ग देखें जहां से सरकार को भी बचत हो और हमारे। रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर आयोजित धरना शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। रेल मंत्रालय एवं केंद्र सरकार की कथित ढुलमुल कार्यप्रणाली के विरोध में यह धरना प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुआ था। रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर आयोजित धरना शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। रेल मंत्रालय एवं केंद्र सरकार की कथित ढुलमुल कार्यप्रणाली के विरोध में यह धरना प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने भाग लिया।
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 2 फरवरी को देश भर में मांग दिवस के रूप में रेल कर्मचारियों ने धरना, रैली एवं प्रदर्शन किए। इसी क्रम में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में अजमेर डीआरएम कार्यालय एवं आबू रोड लॉबी पर धरना दिया गया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र जारी करने, रिक्त पदों को भरने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग लागू करने, 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर लागू करने सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया। धरना प्रदर्शन के पश्चात कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा और चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर धरना शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कर दिया गया। के सामने और वित्त मंत्रालय के समक्ष देश के रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के लिए समय समय पर सरकार को, प्रशासन को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ने सभाओं के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से और जो मीटिंग्स होती है उनके माध्यम से अपनी डिमांड्स को रखने का काम किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने में जो देरी करने का काम किया जा रहा है, जो वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड जो लगभग पूर्ण की हुई है, मीटिंग के माध्यम से निर्णय हो चुका है, उसे जारी करने में देरी करने का काम किया जा रहा है। रिक्त पदों को भरने के मामले में 1.5 लाख रिक्तियों के विरुद्ध 22,000 पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। रेल कर्मचारियों का जो दैनिक प्रगति के कार्य हैं उनका आउटसोर्सिंग करके ठेके पर देने का काम जो हो रहा है, कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों को कम करके देने का काम जो हो रहा है, इन तमाम चीजों के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज देश भर में अखिल भारतीय मांग दिवस का आयोजन किया है। इसके तहत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में ये विषय। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।